स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का स्टार्ट टू बेसिक चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफी। क्लास 10 की ज्योग्राफी चल रही है। इसके पहले हमने लेसन 3 कंप्लीट कर लिया है। आज जो है लेसन 4 है, अध्याय 4 है और चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स कृषि। तो फ्रेंड्स आइए बिना विलम्ब किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आप चैनल पे नए व्यूअर हैं तो वीडियो में कम से कम लास्ट तक ज़रूर बने रहें, ताकि आपको वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। तो फ्रेंड्स चैप्टर का नाम है कृषि। और एक बात और बता दें फ्रेंड्स, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा तो हम जो है इस चैप्टर को 2 या 3 पार्ट में करके पढ़ेंगे, ताकि वीडियो जो है काफ़ी बड़ा ना हो, इसलिए पार्ट में करके करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। कृषि। कृषि का मतलब आप लोग सब समझ रहे हैं कि कृषि क्या है। कृषि से संबंधित कुछ जानकारी जो है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, मैं आप लोगों को बता दूं। तो फ्रेंड्स भारत में जो कृषि है वह जो है मुख्य जो है आजीविका का संसाधन है कृषि। और भारत के 54% जो रोजगार हैं, 54% जो रोजगार हैं ये कृषि के क्षेत्र में ही प्राप्त हैं। दूसरी बात, जो कृषि हमारी है इससे जो राष्ट्रीय आय जो होता है, जो इनकम होता है, वह 22% जो है कुल जो देश का राष्ट्रीय आय है उसमें कृषि का जो योगदान है वह 22% है, 22% है। और तीसरी बात, जो कृषि से जो पशुओं के लिए चारा जो मिलता है कृषि से, उस पर 48 करोड़ फ्रेंड्स पशु जो हैं इस पर जो है निर्भर हैं, या कहें तो इससे उनको चारा मिलता है। 48 करोड़ जो है पशुओं को चारा किससे मिलता है, तो कृषि से ही मिलता है। तो इस चैप्टर में हम जो है कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें, खाद्यान्न फसलें और अखाद्य फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए जो है क्रमगत जो है स्टार्ट करते हैं। कह रहा फ्रेंड्स, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। मतलब भारत का जो 2/3 जनसंख्या जो है किसमें है, तो कृषि में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। अब कह रहा है कि क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं। तो कृषि से संबंधित जो उद्योग धंधे हैं उनका नाम आप बता दीजिए। जैसे काफ़ी है, या जो है चाय है, या जो है गेहूँ जो है जिसको जो है चक्की में आटा पीसा जाता है तो आटा जो निकाला जाता है वो भी किसी न किसी बड़े उद्योग पैमाने पे किया जाता है। तो ये कृषि से संबंधित, जैसे आपका गन्ना मिल है जिससे चीनी मिलता है, तो ये क्या है, कृषि से आधारित कच्चे माल पे ही सब क्या हैं, आधारित उद्योग हैं। अब कृषि के प्रकार देख लीजिए। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। कह रहा है कि देखिए, ये हमारी पुरानी परंपरा है कि हम कृषि करते हैं, और इस कृषि में जो है वाणिज्यिक खेती के अब नए जो प्रकार आ गए हैं, तो आइए उनके बारे में देखते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह जो है कृषि है। मतलब क्या है, तो कृषि क्या है, तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह है। मतलब जिससे क्या होता है, हमारा जीविका चलती है। तो वह पहले तो प्रारंभिक क्या है कृषि, तो जीविका निर्वाह है। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। मतलब अब केवल जो जीवन यापन के लिए कृषि करते हैं, तो अभी भी भारत के कुछ क्षेत्रों में क्या है, यह कृषि की जाती है। अब यह कृषि किस तरह से की जाती है, तो कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून
मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य ये फ्रेंड्स कि जो ये प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, ये क्या होती है, तो जीवन यापन के लिए जो कृषि की जाती है उसके अंतर्गत, जिसमें हम परंपरागत तरीके से क्या करते हैं, कृषि खेती करते हैं, जिसमें लकड़ी के हल, बैलों के माध्यम से और प्राकृतिक जो है जो परंपरागत फसल है उसको बोते हैं, मतलब केवल जीवन यापन के लिए खेती की जाती है। कह रहा है यह कर्तन जो होता है दहन प्रणाली कृषि है, यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है, जिसमें क्या किया जाता है, किसान जमीन के एक टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। बड़ा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ बन रहा है कि जो हमने पढ़ा कि किसी क्षेत्र के छोटे टुकड़े पर जो जंगल या वन या पेड़ पौधे हुए तो उनको काट करके और उस छोटे पार्ट पे क्या होता है, कृषि की जाती है, और बाद में जब कृषि करने के बाद उस मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो छोड़ करके फिर से वही प्रक्रिया दूसरे क्षेत्र में की जाती है। तो इसको जो है, इस कृषि की विधि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे देखिए, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं जैसे असम है, मेघालय है, मिजोरम है और नागालैंड में इसको क्या कहते हैं, झूम कहते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी के राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम के नाम से जानता है, और मणिपुर में पामलू के नाम से जाना जाता है इसी कृषि को। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसमें दीपा कहा जाता है। ठीक है, देखिए 3 ऑब्जेक्टिव निकल के आया। उत्तर पूर्व के राज्यों में जिसमें मेघालय, असम, मिजोरम और नागालैंड है, वहाँ झूम के नाम से जाना जाता है इस तरह की कृषि को। मणिपुर में इसको जो है पामलू कहा जाता है, और छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। अब झूम का क्या है, तो झूम जो है कर्तन दहन प्रणाली जो आपने ऊपर पढ़ा, कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुकू, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मोसले, इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको मिल गया यहाँ ऑब्जेक्टिव। झूम जो कृषि है भारत के अलावा अगर पूछता है कि यह कृषि मध्य अमेरिका में किस नाम से जानी जाती है, तो मिल्पा के नाम से जानी जाती है। वेनेजुएला में इसको कोनुकू कहते हैं फ्रेंड्स, ब्राज़ील में रोका के नाम से जानी जाती है, और मध्य अफ्रीका में मोसले, इंडोनेशिया में लद्दाख, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। ये सारे जो है झूम कृषि के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हैं। पूछ देगा कि रे जो है क्या है, तो आपको बताना होगा यह एक प्रकार की कृषि है। लद्दाख क्या है, तो ये भी एक प्रकार का कृषि है। कोनुकू क्या है, तो ये भी एक प्रकार का कृषि है। तो ये कृषि के प्रकार हैं जिसको भारत में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। भारत में यह भी प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में जो है बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बिरांगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बालरे या वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरवा और उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में झूम के नाम से जाना जाता है। आशा है आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। ये आप चित्र देख सकते हैं जिसमें क्या किया गया है, तो यह एक जंगल का क्षेत्र था, इसको काट करके जला दिया गया, जो राख हुई मिट्टी मिल गई और उस पर कृषि किया जाए, ये झूम कृषि है। कह रहा फ्रेंड्स, रिझा असम में डीफू के बाहरी क्षेत्र में अनेक अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वो अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेतों को सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार के अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। एक छोटी सी कहानी दिया है झूम कृषि पे।
अब कह रहे हैं फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि रिझा का परिवार किस प्रकार कृषि कर रहा है? तो बता दीजिए, झूम कृषि कर रहा है, अभी आपने पढ़ा। क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार कृषि में उगाई जाती हैं? अब जो इस फसलों में उगाई जाने वाली कृषि क्या होगी? जीविकापार्जन के लिए ही कृषि होगी इसमें। जैसे गेहूँ है, चावल है, ये सब क्या होगा? जो जीविकापार्जन के लिए कृषि की जाएगी। गहन जीविका कृषि क्या होती है? अभी हमने पढ़ा कि प्रारंभिक जो है जीविका का था, और अब क्या है? गहन जीविका। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। मतलब जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर किस प्रकार की कृषि होगी? तो गहन कृषि होगी। क्यों? क्योंकि भैया वहाँ के जनसंख्या को भोजन भरण पोषण के लिए अनाज चाहिए, इसलिए यह क्या होता है? तो यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक उद्देश्यों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह की खेती में क्या होता है? अधिक से अधिक जो है सिंचाई होगा, रासायनिक खादों का प्रयोग होगा, जिससे क्या होगा? फसल की जो उर्वरता बढ़ेगी और फसल ज़्यादा प्राप्त होगी। कह रहा है क्या आप बता सकते हैं कि भारत के कुछ राज्यों के नाम बताइए जहाँ इस प्रकार कृषि? आप ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये सब बिहार का भी क्षेत्र आता है कुछ। तो ये सब क्षेत्र गहन कृषि के अंतर्गत आते हैं। जहाँ जनसंख्या अधिक होगा वहाँ इस तरह की कृषि की जाएगी। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है, और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर अधिक दबाव है। अब वाणिज्यिक कृषि देख लीजिए किसको कहते हैं? तो वाणिज्यिक का मतलब व्यापार होता है फ्रेंड्स। मतलब वह कृषि जिससे हम क्या कर रहे हैं? अधिक लाभ पैदावार करके अधिक लाभ उससे कमाएं। कैसे लाभ प्राप्त होगा? मान लीजिए कोई भी चीज़ आप उगा रहे हैं और वो आपके जो भी है आपके जो उपयोग से अधिक हो रही है, तो उसको आप क्या करेंगे? उसका व्यापार करेंगे, उसको बेचेंगे मार्केट में ले आकर के। तो जो कृषि से हमें आय की प्राप्ति हो, व्यापार के लिए जो कृषि हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। तो वाणिज्यिक कृषि क्लियर हो गया कि किसे कहते हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह क्या है? जीविका की फसल है। जैसे हरियाणा और पंजाब में क्या होता है? अधिकतम पैदावार लिया जाता है वाणिज्यिक स्तर पे, लेकिन उड़ीसा में यही कृषि क्या है? तो जीविका के लिए है। क्या आप उन फसलों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं जो प्रदेश में वाणिज्यिक फसलों के रूप में, दूसरे प्रदेशों में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती हैं? अब दे दीजिए। जैसे मान लीजिए क्या होता है वाणिज्यिक फसल के रूप में? जैसे हरियाणा और पंजाब में जैसे गेहूँ है, ज़्यादा पैदावार होती है, और दूसरे क्षेत्रों में इसका कम है, तो आजीविका के लिए है, जैसे उड़ीसा में। रोपण कृषि भी एक प्रकार का वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। अब देखिए, अंतरापृष्ठ को क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। अब रोपण का मतलब समझ लीजिए। देखिए, जिसकी क्या करते हैं हम? बीज न डाल करके जिस पौधे को हम लगाते हैं, रोपते हैं, वही क्या हो गया? रोपण कृषि आ गया। मतलब जिसकी रोपाई की जाती है, जिसका कोई बीज न डाल करके सीधे सीधे छोटे से वृक्ष को ही या छोटे से जो पौधे को ही हम रोपाई करके और फिर उसका वाणिज्यिक खेती करते हैं, तो जो जिसको रोपते हैं वो क्या है? रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए क्या आ सकता है, जिससे आप देख सकते हैं केला है, चाय है, जो मतलब जिनका क्या करते हैं? हम रोपाई करते हैं। आइए इसका विस्तार से नीचे वर्णन देखते हैं। अब इस प्रकार की जो खेती होती है, रोपण जो खेती होती है, वाणिज्यिक खेती भी जैसे कहते हैं, वह अधिक लंबे चौड़े क्षेत्रों में एकल फसल बुआई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ मतलब इंटरफेस है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। अब भारत में देखिए रोपण कृषि में क्या क्या आ गया? तो देखिए चाय है, काफ़ी है, रबड़ है, गन्ना है, केला है, ये सब क्या है? तो रोपण फसलें हैं।
असम और उत्तरी बंगाल में चाय, अब देखिए असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में काफ़ी, वहाँ की क्या है, रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। अब देखिए ये जो कृषि होती है, इसका उत्पादन जो है बिक्री के लिए होता है, तो इसके लिए क्या चाहिए, तो परिवहन का साधन चाहिए और बाज़ार भी चाहिए, जिससे इस तरह के फसलों से उत्पाद जो है बाज़ार में परिवहन साधन के माध्यम से पहुंचाया जा सके। ये बांस की कृषि देख सकते हैं आप। अब शस्य प्रारूप क्या है, आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृति की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार, रबी, खरीफ और जायद। जैसे शस्य का मतलब क्या हो गया, समय जो होता है, जैसे भारत में 3 जो है शस्य ऋतुएं हैं, और इन 3 ऋतुओं में क्या होता है, जैसे देखिए ठंडी, गर्मी और बरसात होता है, उसी तरह से इसी क्या कहते हैं, शस्य ऋतुएं कहते हैं। अब इन शस्य ऋतुओं में भारत में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें क्या है, रबी, खरीफ और जायद। जैसे रबी क्या है, तो ठंडी की फसल है। खरीफ क्या है, तो यह बरसात जो होता है मानसून का है। और जायद आप समझ रहे हैं, जो जायद की फसलें होती हैं जिससे व्यापारिक हम काम करते हैं, जो ठंडी और गर्मी के बीच की होती है। और रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, देखिए। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ क्या है, ये रबी की फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में क्या है, गेहूँ और अन्य रबी की फसलें के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायता होती है। अब जो पश्चिमी विक्षोभ हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, जिसमें मानसून मैंने पढ़ाया है, क्लाइमेट का एक चैप्टर है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी चर्चा किया गया है कि किस तरह से पश्चिमी विक्षोभों से बारिश होती है। तो वही कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में क्या है फ्रेंड्स, तो चावल है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, ये सब क्या है, तो ये खरीफ की फसलें हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होती है, तो असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों में। महाराष्ट्र का जो कोंकण तटीय क्षेत्र है, मतलब जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र हैं, उसमें की जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें, अब कौन कौन सी, तो आस, अमन और बोरो, ये कहाँ बोई जाती हैं, तो असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में अब धान की 3 फसलें हैं, जिनका नाम क्या है, आस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। रबी और खरीफ की फसलें फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को जायद कहा था। देखिए रबी और खरीफ की जो होती है, यानी गर्मी और जो है मानसून जो होता है, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के बीच में जो बोई जाती है वो क्या कहते हैं, तो जायद कहते हैं। जायद ऋतु में मुख्यतः क्या बोए जाते हैं फ्रेंड्स, तो तरबूज है, खरबूज है, खीरे, सब्जियां हैं, चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को भी तैयार होने में लगभग क्या लगता है, 1 वर्ष लग जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज का चैप्टर हम यहीं जो है समाप्त करते हैं, और शेष पार्ट को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूरतमंदों को शेयर करना ना भूलें, और ढेर सारा कमेंट और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।